हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग ने पिछली क्लास में जो है स्टार्ट किया है हार्मोन्स। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, आप लोग रिप्लाई किया करो कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, हम लोग की 2 क्लासें हो गई हैं, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था इस वजह से इसमें थोड़ा समय लगा है। 2 क्लासेस उसमें हो गई हैं। आज तीसरी क्लास है हार्मोन्स में, और जो कुछ बचा हुआ है आज हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, हम लोग ने हार्मोन्स में स्टार्ट किया, देखा कि हार्मोन्स क्या होते हैं। एक टाइप के प्रोटीन हैं, और हम लोग ने देखा कि ये जो हार्मोन्स हैं ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। और ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन वो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, और एक्सोक्राइन या बाह्यस्रावी एंजाइम या जूस को स्रावित करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि कई सारी ग्रंथियां हमारे ऊपर से शरीर से लेकर नीचे तक होती हैं, और हम लोगों ने कुछ ग्रंथियों के बारे में, खासकर ब्रेन की जो ग्रंथियां, ब्रेन में जो ग्रंथियां होती हैं, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना, वो चीज़ हम लोग ने, और हाइपोथैलेमस कल हम लोग ने स्टार्ट करके कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम लोग जो है उसके बाद में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्रेन के बाद में हम लोग आते हैं कहाँ, गले पर। ठीक है, गले में हम लोग की एक ग्रंथि होती है, गले में हम लोग की ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छे से हम लोग आज कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, थायराइड ग्रंथि, ये अगर हम इसका लोकेशन देखें तो हमारे गले में, गले के जो बोथ साइड ऑफ ट्रकिया जो होता है उसके दोनों साइड में जो है ये हाइपोथायराइड ग्रंथि होती है, और इसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन जो है ये हार्मोन रिलीज होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। और ये जो थायरॉक्सिन होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये हमारे जो, आप लोगों ने पिट्यूटरी ग्रंथि कल मैंने जब पढ़ाया था तो उसका जो पहला हार्मोन जब मैंने पढ़ाया, कौन सा, आपको जीएच पढ़ाया था, ग्रोथ हार्मोन बताया था या एसटीएच हार्मोन बताया था। हमने बताया था कि यह हार्मोन क्या है, हमारे शरीर में, शरीर के जो है ग्रोथ या बॉडी डेवलपमेंट में मदद करता है। तो इसी जीएच हार्मोन को थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट माने उत्तेजित करता है, ताकि ये अपना काम कर सके। समझ में आया, ये जो ये इसका काम होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लो, फिर उसके आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, वो क्या है कि वो ये है कि जो थायराइड ग्रंथि है, तो कभी कभी इसका ये पूछ लेते हैं, ये इसका शेप क्या होता है। तो शेप जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से, इसको आप एच शेप कह सकते हो, एच शेप होता है, एच फॉर हॉर्स। ठीक है, लेकिन मेडिकल भाषा में इसको बटरफ्लाई शेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई शेप कहा जाता है। इस वजह से क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका शेप बटरफ्लाई की जैसे होता है, तितली के जैसे होता है, तो कौन हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि होता है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करेगा, जो हमारे जीएच हार्मोन उसको स्टिमुलेट करता है, और हमारे शरीर में ये आयोडीन की मात्रा को क्या करेगा, कंट्रोल करता है। आयोडीन की मात्रा कंट्रोल करेगा। और इन केस ऑफ हाइपोसिक्रीशन, जब ये क्या है, हाइपोसिक्रीशन माने कम स्रावित होता है, जब ये हाइपोसिक्रीशन होता है, हाइपोसिक्रेशन माने कम स्रावित होता है, तो क्या एक बीमारी होती, कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे क्या, ओबिसिटी। जैसे क्या हो जाएगा, ओबिसिटी हो जाएगी। जैसे क्या, जैसे लो बीपी हो जाएगा, लो बीपी है कि नहीं, लो बीपी हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, जैसे हेयर फॉलिंग है, बालों का झड़ना। ठीक, तो ये सारी बीमारियां हो जाती हैं कब, जब हमारा ये हाइपोसिक्रेशन माने कम स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, लेकिन अगर यही चीज उल्टा हो जाए, या जब हाइपर सिक्रेशन हो जाए, हाइपर माने ज्यादा, हाइपर सिक्रेशन हो जाए, तो एक बीमारी होती है जिसको हम लोग ग्रेव डिजीज कहते हैं। ग्रेव डिजीज कौन सी बीमारी होती है, हमारे जो नेक है, नेक में क्या होता है,
नेक में नोडुलर स्ट्रक्चर माने गांठ जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं हमारे, कहाँ, नेक में, गले में बन जाते हैं। समझ में? उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेव डिजीज कहा जाता है उसको। समझ में आया? ठीक है, तो ये बीमारी होती है। ठीक, इसी के द्वारा अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाता है तो इसी में हम लोग जो है एक और बीमारी होती है इंपॉर्टेंट, वो लिखना भूल गए, ग्वाइटर भी होती है। ठीक है, ग्वाइटर कई बार पूछा जाता है, इस वजह से ग्वाइटर भी आप समझ सकते हो। समझ में आया? तो ये जो है हमारी थायराइड ग्रंथि के बारे में थोड़ी सी बातें हुई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं अगली ग्रंथि के बारे में। फिर आता है अब हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग नेक पर आ गए। नेक के नीचे आते हैं सीने की हड्डी में। आपको मैंने बताया था सीने की हड्डी स्टर्नम में एक ग्रंथि जुड़ी होती है जिसका नाम होता है क्या? थाइमस ग्रंथि। जिसका क्या नाम होता है? थाइमस ग्रंथि नाम होता है। थाइमस ग्लैंड क्या होता है? थाइमस ग्लैंड होता है। ठीक है, कहाँ पर होती है? सीने की हड्डी स्टर्नम में से जुड़ी होती है। और ये थाइमस ग्रंथि क्या करती है? एक हार्मोन निकालती है। पहली बात तो किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम हड्डी होती है। ठीक है, और इससे क्या निकलेगा? इससे क्या निकलता है? इससे निकलेगा थाइमोसिन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन हमारे शरीर में जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनको बनाने में मदद करता है। लिम्फोसाइट सेल क्या है? WBC का एक भाग है। 5 टाइप की WBC होती थी, WBC की एक भाग होता है लिम्फोसाइट सेल, जो कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बनाने में मदद करती हैं, बॉडी को रक्त प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद करती हैं। उन्हीं को बनाने में ये मदद करता है कौन? थाइमोसिन हार्मोन। और यही हार्मोन क्या होता है? जब हार्मोन ये बुढ़ापा आता है तो ये ग्रंथि इनएक्टिव होने लगती है, इनएक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से यह हार्मोन निकल नहीं पाएगा। और जब यह हार्मोन नहीं निकलेगा तो लिम्फोसाइट सेल्स काम नहीं करेंगी, जिसकी वजह से इंसान बुढ़ापे में अक्सर लोग जो है क्या हो जाते हैं? बीमार होने लगते हैं। ज़्यादातर उनके बीमारियाँ आने लगती हैं। क्लियर है? तो ये हो गया थायराइड या थाइमस ग्रंथि के बारे में। तो थाइमोसिन हार्मोन किस पर काम करेगा? लिम्फोसाइट सेल पर काम करता है। ठीक है, लिम्फोसाइट सेल। और ये किस पर डिपेंडेंट करती हैं? बॉडी इम्यूनिटी पर ये इनका काम करती हैं। समझ रहे हैं? सीने की हड्डी, ये चेस्ट की हड्डी है। ठीक है, चेस्ट की हड्डी होती है ये। ठीक है, चेस्ट की हड्डी होती है थाइमोसिन ग्रंथि। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा थाइमोसिन ग्रंथि। ठीक, चलिए आगे समझते हैं आगे कौन सी ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, चलो फिर आते हैं हम लोग और हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है पैंक्रियास। ठीक है, कौन सी है? पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास, जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, पैंक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से खूब बनते हैं पैंक्रियास से, इस वजह से पैंक्रियास थोड़ा सा हम लोग डीप में पढ़ेंगे। ठीक, 20 सेंटीमीटर, लगभग 20 सेंटीमीटर की एक ऐसी ग्रंथि जो कि मिश्रित ग्रंथि है। 20 सेंटीमीटर की एक ऐसी ग्रंथि जो कि मिश्रित ग्रंथि है, वो उसको हम लोग कहते हैं क्या? पैंक्रियास। ठीक है, ये पैंक्रियास मिश्रित ग्रंथि क्यों है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऐसी ग्रंथि जो एंडोक्राइन ग्लैंड की भी तरह काम करे, जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये ग्रंथि जो है, जो पैंक्रियास है, ये क्या करती है? ये सबसे पहली बात तो जो है, ये ग्रंथि, पहली बात तो अगर हम देखें तो ये ग्रंथि क्या, इसका स्ट्रक्चर अगर पहले देख लो, स्ट्रक्चर देखो, ये हमारा मान लो, ये हमारा क्या है? ये हमारा स्टमक है। ठीक है, ये स्टमक है और ये स्टमक है, और यहीं पर क्या होता है? ये क्या है? पैंक्रियास है। ठीक है, ये पैंक्रियास, तो ये जो पैंक्रियास होता है, ठीक है, ये क्या होता है? पैंक्रियास। तो पैंक्रियास में क्या होता है? पैंक्रियास में क्या होता है? एक बाइल जूस होता है। ठीक है, पैंक्रियास देखो, एक बाइल जूस होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा डीप हम पढ़ाने जा रहे हैं। बाइल जूस निकलता है
लीवर से, कहाँ से निकलेगा, लीवर, यकृत से निकलता है। बाइल जूस कहाँ से रिलीज होगा, लीवर से निकलेगा, लेकिन गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में ये क्या होता है, स्टोर हो जाता है। क्या होता है, स्टोर। तो ये क्वेश्चन आता है कि बताओ कि पित्त रस जो होता है वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलेगा, लीवर से, यकृत से निकलता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर, उसमें गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में जो है ये स्टोर होता है। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात जो है ये होता है, ठीक। अच्छा, बाइल जूस की बात आई, बाइल जूस की बात आई, तो बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन। बाइल जूस का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ व्हाट, ऑफ फैट, ठीक है, ऑफ फैट। माने क्या, ये फैट को जो है, फैट को पाचन करने में मदद करता है, कौन, यही कौन, यही बाइल जूस। समझ में आया, बाइल जूस क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, माने क्या, फैट या वसा, उसको पाचन करने में मदद करता है, कौन, यही बाइल जूस। समझ में आया। हमारी जो ये पैंक्रियाज है, ये जो अग्नाशय है, इसके पास लगभग किताबों में आपको 3 मिलते हैं, ठीक है, किताबों में आपको 3 मिलेगा कि इसके पास 3 टाइप के सेल होते हैं, लेकिन इसको मैं आपको 4 सेल इसमें बताऊंगा। उसका कारण है, ठीक है, 4 सेल बताऊंगा क्योंकि मैं डीप पढ़ा रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं 4 क्यों बता रहा हूं, एक चीज प्रूफ करना है, इसी वजह से मैं आपको 4 बार बता रहा हूं, ठीक है। इसमें लगभग 4 टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से सेल, एक अल्फा सेल, ठीक है, एक बीटा सेल और एक डेल्टा सेल, ठीक है, और एक एफ सेल, ठीक है, ये सेल, ठीक है, ये सेल और डेल्टा सेल और ये एफ सेल, ठीक है। अब देखो इनका काम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो 4 टाइप के सेल होते हैं, इसमें जो अल्फा सेल होते हैं, ठीक है, ये ग्लूकोजन हार्मोन निकालते हैं, ये सेल हैं, और इनके जो हार्मोन की अगर बात करें तो ये ग्लूकोजन, ठीक है, ग्लूकोजन हार्मोन निकालते हैं, ठीक। बीटा सेल जो होते हैं ये इंसुलिन हार्मोन निकालते हैं, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन निकालते हैं। और जो डेल्टा सेल हैं ये ये होता है सोमैटोस्टैटिन, ये होता है सोमैटोस्टैटिन, ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकालते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये तीनों हार्मोन अपना अपना निकाल रहे हैं। कौन, अल्फा सेल ग्लूकाजन और बीटा सेल क्या है, इंसुलिन हार्मोन, और जो डेल्टा सेल है ये सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन निकालता है। लेकिन जो ये एफ सेल होता है, ये एफ सेल क्या करता है, ये क्या निकालेगा, ये एंजाइम निकालता है। क्या निकालता है, ये एंजाइम्स निकालता है, एंजाइम्स निकालता है, जूस निकालता है। समझ में आया, ये जूस निकालता है। और याद करो, मैंने आपको जब ग्रंथि स्टार्ट करी थी, ग्लैंड से स्टार्ट किया था, हमने बताया था अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन को स्रावित करती हैं। तो देखिए ये हार्मोन स्रावित कर रही है, पैंक्रियाज क्या है, पैंक्रियाज या हार्मोन स्रावित कर रही 3, ठीक है। और लेकिन बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन होती है, जो क्या करेगी, जो आपको एंजाइम स्रावित करेगी, जूस स्रावित करेगी। और ये देखो ये जूस एंजाइम स्रावित कर रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, ये दोनों ही स्रावित कर रही है। इसी वजह से पैंक्रियाज को क्या कहा जाता है, पैंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। समझ में आया, इसी वजह से पैंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। पैंक्रियाज में मिश्रित ग्रंथि भी है, और पैंक्रियाज क्या है, पैंक्रियाज के बारे में एक और बात समझो। पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज और लीवर ये दोनों क्या है, ये एक ऑर्गन भी हैं, ये कोई ऑर्गन भी हैं, प्लस ये ग्लैंड ग्रंथि भी हैं, ये ग्लैंड ग्रंथि भी हैं। पैंक्रियाज क्या है, ये ऑर्गन और ये ग्रंथि दोनों ही हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये अच्छा, अब आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं और आगे चीजें देखते हैं क्या चीज है, ठीक है। अब देखो इतना हम लोग ने पढ़ा कि पैंक्रियाज में 3 टाइप के सेल होते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा डेल्टा, और एक और होता है वो है
एफसेल, ठीक है, जो एंजाइम और ये निकालता है। ठीक, अब हम लोग ने देखा क्या कि ये तो जो है आपको अल्फा बीटा वो डेल्टा हो गया, लेकिन इसमें जो हार्मोन निकल रहे हैं, हार्मोन में इसमें जो इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन कई बनते हैं और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या है बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग इंसुलिन हार्मोन को देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन क्या है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन इसकी खोज की अगर बात करें तो एक बेंटिंग इंसान है, बेंटिंग ने इसकी खोज करी। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज का पाचन करता है। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज के पाचन में मदद करता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लूकोज के पाचन में मदद करता है। लेकिन जब इसका कम स्रावन होता है, माने हाइपोसिक्रीशन होता है, जब इंसुलिन का क्या होगा, हाइपोसिक्रीशन होगा। हाइपोसिक्रीशन जब इसका होता है माने कम स्रावन होता है, तो इसी अवस्था में एक बीमारी होती है, क्या? डायबिटीज। कौन सी डायबिटीज? डायबिटीज मेलाइटस होता है। क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह होता है। और ये डायबिटीज मेलाइटिस कौन सी है? ये वो डायबिटीज है जो नॉर्मली आप लोग देखते हो, जो आप लोगों के घर में, सबके घर में जो पाया जा रहा है, वो ये वाला डायबिटीज मेलाइटिस होता है। समझ में आया? एक मैंने आपको और चीज बताई थी कि डायबिटीज इंसिपिडिस, वो क्या है? वो दूसरा चीज था। वो डायबिटीज जो इंसिपिडिस था वो दूसरा था। ठीक है, लेकिन ये डायबिटीज मेलाइटिस है। ये जो डायबिटीज मेलाइटिस है, ये किसकी कमी किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है। जब इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज का पाचन कम होगा, जिसके कारण जो है डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा डायबिटीज़ के बारे में ज़रा दो बातें समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ आई बहुत कॉमन चीज़ है, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो डायबिटीज़ जो है, ये जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ये डायबिटीज़ मेलाइटिस, पहली बात तो डायबिटीज़ जो होती हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस ये बेसिकली ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होती हैं टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, अब ये टाइप 1 टाइप 2 क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती हैं, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती हैं, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट, और ये होती हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि ये टाइप 1 वाली जो डायबिटीज़ होती हैं, इसका डायरेक्ट लिंक होता है इंसुलिन से। मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर इंसुलिन की मात्रा है ही नहीं या बहुत कम है, उनको कौन सी डायबिटीज़ होती है? उनको डायबिटीज़ ये टाइप 1 वाली डायबिटीज़ होती है। और इन लोगों को क्या होता है, इनके अंदर इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल होती ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, ग्लूकोज की मात्रा नहीं है, इंसुलिन की मात्रा नहीं है, तो क्या होगा, ग्लूकोज का पाचन नहीं हो पाएगा। खाना खाएंगे, कोई चीज़ खाएंगे तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो उसका पाचन के लिए क्या होना चाहिए? इंसुलिन होना चाहिए, लेकिन इंसुलिन है नहीं, तो फिर क्या होगा, इनके डायबिटीज़ होगा टाइप 1 वाला। तो इंसुलिन के इंजेक्शन ऐसे लोगों को रोज़ डेली इंजेक्शन लगाए जाते हैं, काहे के? इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। समझ में आया? किसको होगा? ये लगभग अबव 50 ईयर्स के लोगों के लगभग ये वाला होता है डिपेंडेंट। ठीक है, तो नॉर्मली आप देखते हो कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके डायबिटीज़ होते हैं, तो उनको रोज डेली इंजेक्शन लग रहा है। तो वो कौन से वाले हैं? ये टाइप 1 वाले वो होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट वाले। क्लियर है? आगे देखें, टाइप 2 वाले, माने इनके क्या है, इनमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि हाँ है, तो इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि इनको इंजेक्शन लगानी पड़े। लेकिन हाँ, जो नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं, हम लोग के घर में जो पाए जाते हैं लोग जिसको जो डायबिटीज़ वाले, वो ये वाले होते हैं। एक कितने
ये लगभग अबाउट 38 टू 40 ईयर्स के जो लोग होते हैं उनको जो है ये लगभग होने लगता है। ठीक है, अभी अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज़ दिमाग खोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ वाले। ठीक है, अच्छा डायबिटीज़ होता कैसे है? ठीक, डायबिटीज़ होता कैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, डायबिटीज़, पहली बात तो दिमाग ये खोलिए कि चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होता। क्लियर है? चीनी खाने से दम, इतना समाज में इतना जो है सब नेगेटिविटी फैलाए पड़े हैं कि भाई चीनी ना खाओ, इतना मतलब दोस्तों के साथ जाओ या किसी के साथ जाओ तो देखो माँ कितना इतना परहेज, चीनी, चाय में चीनी अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ चाय में चीनी ज़्यादा है हम नहीं पियेंगे, हैं डायबिटीज़ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतने बेवकूफ़ हैं। ठीक, उससे चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होता, इतनी बात समझ लो। नहीं तो देखो आप गाँव में गए होगे, आप गाँव से रिश्ता होगा, आप देखो गाँव में चले जाओ, उनका शरबत अरबत जो होता है पी लो, बिल्कुल राब होता है, पूरा राब होता है, लेकिन कहीं डायबिटीज़ है, कहीं कुछ नहीं। ठीक, तो इस वजह से आप देखिए कि इसके शुगर खाने से, चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होता। काहे से होता है? दिमाग खोलिए, शुगर जो है मोटापा से डायबिटीज़ होता है। मोटापा अगर आपको है तो आपके डायबिटीज़ होने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर है? अगर आपके जो है आपके जीवन लाइफस्टाइल, दिनचर्या आपकी जो खराब है, दिनचर्या मतलब आपका सुबह उठना, शाम को लेटना, देर रात में लेटना, खान पीन समय से ना होना, ठीक है, मॉर्निंग वॉक ना करना, ये सारी चीज़ें ये लाइफस्टाइल में कवर होती हैं। तो लाइफस्टाइल आपका जो उतल फुतल है तो उसमें जो है आपको डायबिटीज़ होने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर आपके हाइपरटेंशन, तनाव या स्ट्रेस है, चिंता है, तो आपके भी डायबिटीज़ जो है होने के पूरे चांसेस होते हैं। स्मोकिंग करते हो, धूम्रपान, छल्ला बना रहे हो तो छल्ला बनाओगे तो डायबिटीज़ होने के पूरे चांसेस हैं। दारू एल्कोहल अगर का सेवन कर रहे हो तो भी डायबिटीज़ होने का पूरा चांसेस होता है। समझ में आए? एल्कोहल अगर पियोगे तो भी होने का चांसेस पूरा होता है। ठीक है, तो ये सारे कारण जो है डायबिटीज़ होने के होते हैं। ठीक है, समझ में आया? लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो मेरे जितने भी आप कारण बताए ये तो हमारा सब अच्छा है, मेरा लाइफस्टाइल बढ़िया है, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाता हूँ, शाम को जल्दी सो जाता हूँ, नियमित खाना खाता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ना सिगरेट पीता हूँ ना दारू पीता हूँ, कोई भी चीज़, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ जो है आनुवांशिक भी होता है। डायबिटीज़ आनुवांशिक मतलब हेरिडिटी भी होता है, माने आपके फोरफादर्स, आपके जो है पूर्वज में अगर किसी के डायबिटीज़ है तो आपके भी जो है होने की पूरी संभावना होती है। समझ में आया? तो ये ऐसे इस तरीके से डायबिटीज़ होता है, चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होता। लेकिन जब डायबिटीज़ हो गई अब क्या करें? तो क्या नहीं खाओगे? अब चीनी वाली चीज़ें नहीं खाओगे, समझ रहे हो? अब चीनी नहीं खाओगे, अब जो है क्योंकि भाई डायबिटीज़ है तो इस वजह से आपका ग्लूकोज पाचन में दिक्कत होगी, इस वजह से अब जो है चीनी नहीं खाओगे, मिठाइयाँ नहीं खाओगे, ठीक है, मिठाइयाँ नहीं खाओगे, चीनी नहीं खाओगे, समझ रहे हो, मैंगो नहीं खाओगे, समझ रहे हो, एक रेड मीट आता है, रेड मीट नहीं खाओगे, ये सारी चीज़ें अब सेवन नहीं करोगे। तो क्या खाओगे? घास फूस खाओ, समझ रहे हो, घास फूस खाओ। क्या खाओगे? मेथी खाओ। क्या खाओ? मेथी। जामुन के बीज खाओ। जामुन का बीज खाओ मतलब ये नहीं कि जामुन का बीज खाया जा रहा है, बीज नहीं, जामुन का बीज सुखा के उसको पाउडर बना के सब सेवन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खाना है। और क्या करना है? फिक्स्ड डिस्टेंस रेगुलर मॉर्निंग वॉक। सुबह उठो, हरियाली देखो, हैं, हरियाली मतलब हरे पेड़ पौधे हैं उनको देखो सुबह, ठीक है। नंगे पैर हरी घास होती है, ओस है, उसके ऊपर चलो। फिक्स्ड डिस्टेंस रेगुलर वॉक करो और एक रेगुलर स्पीड से करो। मतलब मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल लो तो उसी से चलो, ये नहीं कि एकदम से किसी को देख लिया बड़ी तेज चलने लगे फिर धीरे हो गए। फिक्स्ड डिस्टेंस रेगुलर वॉक करो, आपका डायबिटीज़ क्या है? मेंटेन रहेगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये हमारे जो है इंसुलिन के बारे में था, डायबिटीज़ के बारे में। इंसुलिन के बारे में एक बात और समझ लो, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि बताओ इंसुलिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? कौन सा होगा? जिंक होता है। समझ में आया? ठीक। तो ये हमारा डायबिटीज़ के बारे में था। क्लियर है?
तो इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो चलो आगे आगे हम लोग, ये हम लोग का हो गया क्या, पैंक्रियास, ठीक है, पैंक्रियास हो गया। फिर इसके बाद में अब हम लोग समझते हैं एक ग्रंथि होती है, एक एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। मैंने आपको जब लोकेशन बता रहा था मैंने बताया था कि जो किडनी होती है हमारी, ठीक है, तो किडनी के ऊपर, दोनों किडनियों के ऊपर एक ऐसी ग्रंथि बनी होती है, इसी को क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ये ग्रंथि जो एड्रीनल ग्रंथि होती है दोनों किडनियों पर होती है, और ये ग्रंथि क्या करेगी, एक हार्मोन रिलीज करेगी, एक हार्मोन रिलीज करेगी, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हार्मोन ये रिलीज करेगी, एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करेगी, और इस हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। किसको, एड्रीनलिन हार्मोन को हम लोग कहते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको 3F हार्मोन कहते हैं। 3F क्यों, माने फियर, फ्राइट और फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट, फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन हमें इमरजेंसी के दौरान काम करता है। इमरजेंसी माने क्या, जैसे आप बढ़िया बैठे हो, कहीं जा रहे हो, एकदम से क्या हुआ, एकदम आपके सामने सांप आ गया, तो सांप एकदम से आ गया आपके सामने, तो जैसे ही आपने सेंसरी ऑर्गन आंखों से देखा कि आपके सामने सांप है, तो तुरंत क्या करोगे, तुरंत एकदम से डरोगे। तुरंत क्या होगा, ये रिलीज होगा, एड्रीनलिन हार्मोन क्या होगा, तुरंत रिलीज होगा, ब्रेन को मैसेज आएगा, और मैसेज आएगा, आप तुरंत रिएक्ट करोगे, तुरंत आप डर जाओगे, फियर हो जाएगा, तुरंत आपको क्या हो जाएगा, फियर हो जाएगा, ठीक है। इमरजेंसी एकदम से आ गई तो तुरंत फियर होगा। उसके बाद में फ्राइट, फ्राइट माने क्या है, एकदम से आप भागोगे, डर के क्या है, एकदम से भागोगे, ये नहीं कि वहीं पर खड़े हो, ठीक है, आओ काट लो आके, ठीक, तो तुरंत आप भागोगे, और भागने के बाद में तुरंत फ्लाइट भी होगा। ये हार्मोन जब रिलीज होगा तो ये फ्लाइट भी हो जाएगा। फ्लाइट माने क्या होता है, उड़ जाना, माने ये पहले तो क्या हुआ, जैसे ही आपने सांप को देखा तो आपके तुरंत ही रिलीज हुआ, आपके दिमाग में गया कि हाँ कुछ वैसी कंडीशन है, तुरंत आप डरे और भागे। उसके बाद में ये डर जो बना है आपके दिमाग में बना ही ना रहे, बैठ ना जाए कि पता चला रस्सी पड़ी थी, रस्सी पकड़ के आप रस्सी देख के आप डरे जा रहे हो, तो ये आपके डर बना ही रह रहे, तो क्या का डर को खत्म कर देता है। समझ में आया, डर को खत्म भी कर देता है कौन, यही इमरजेंसी हार्मोन, कौन, एड्रीनलिन हार्मोन। समझ में आया, ये हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे शरीर के कई सारी चीज़ें जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल। माने जैसे जैसे आपको गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है तो किसके कारण आता है, ये एड्रीनलिन हार्मोन के कारण। समझ में आया, आपको एकदम से मनमा इमोशन जागे रहे, इमोशन जाग आते हैं, देख लियो मनमा इमोशन जाग गए, इमोशन जागते हैं किसके कारण, इस हार्मोन के कारण। समझ रहे हो, आप किसी को नफरत कर रहे हो इसके कारण, किसी को प्यार कर रहे हो इसके कारण, समझ रहे हो, इसी के कारण जो है आप उसको प्यार कर रहे हो, उसको नफरत कर रहे हो। समझ रहे हो, किसी को जो है आपको एकदम से दुख हो गया है, पता चला आप मान लो कहीं दोस्तों के साथ घूमने गए, देखे मैडम किसी और के साथ में है, एकदम से आंखें खुली की खुली रह गई, ठीक, आंखें खुली की खुली रह गई, किसके कारण, इसी हार्मोन के कारण। समझ में आया, दुखी हो गए इसी के कारण, खुशी हो गए, एकदम से रिजल्ट आया, बहुत एक्साइट हो गए, बिल्कुल एक्साइटमेंट एकदम से आ गया, किसके कारण, इसी हार्मोन के कारण। समझ में आया, तो ये हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, 3F हार्मोन कहा जाएगा। इसी वजह से ये हार्मोन कहाँ पर होगा, कहाँ पर ये ग्रंथि होगी, किडनियों के ऊपर होती है ये ग्रंथि। समझ में आया, ठीक है। तो ये जो है हम लोग यहाँ पर थाइमस ग्रंथि भी हो गई है, एड्रीनलिन हार्मोन भी हो गया है, सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, हार्मोन चैप्टर। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पूरी क्लास अच्छे से पूरी क्लास देखना, और देखने के बाद में फिर तब उसको फिर रोक के फिर दोबारा देख के तब नोट्स बनाना, ठीक है। और नोट्स बनाओगे, मैं यकीन करता हूँ कि जो है आज पूरी क्लास अगर देखोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। समझ में आया, चलो ओके, थैंक यू सो मच।